हेलो रेडियंस, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। पिछले कुछ वीडियोस के माध्यम से हम लोगों ने रशियन रेवोल्यूशन के कुछ माइनर टॉपिक्स अभी तक कवर कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि वर्ल्ड वॉर वन का इम्पैक्ट रशिया और रशियन रेवोल्यूशन के ऊपर क्या था। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं वर्ल्ड वॉर वन। वर्ल्ड वॉर वन की शुरुआत आपको लगभग 1914 के आसपास हुई थी और ये आपको 1918 यानी 1914 टू 1918 के बीच में वर्ल्ड वॉर वन लड़ा गया था। ये यूरोप के अंदर और यूरोप के बाहर दोनों हिस्सों में आपको क्या था, ये देखने को मिल रहा था कि आपको लड़ा गया था। ठीक है, और इसमें जो पावर्स, जो उस वक्त की ग्लोबल पावर्स कंट्रीज हुआ करती थी, वो जो इनमें इन्वॉल्व थी वो दो डिफरेंट अलायंसेस मीन्स ग्रुप्स, टू डिफरेंट अलायंसेस में क्या थे, वो आपको बटी हुई थी। पहला था हमारा सेंट्रल पावर और दूसरा था हमारा अलाइज पावर। ठीक है, और दोनों जो ग्रुप्स थे, दोनों ग्रुप्स में जितने भी कंट्री थे, दोनों क्या थे, हमारे ग्लोबल पावर्स थे। सेंट्रल पावर की अगर बात करें तो सेंट्रल पावर में हमारे जो उस वक्त कंट्रीज उसमें शामिल थे वो थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, टर्की। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम अलाइंस की बात करें तो आप इसमें देखोगे मेजर कंट्रीज हमारे पास है फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया, इटली और बाद में इसमें यूएसए भी शामिल हुआ। ये जो दो मेन हमारे अलायंसेस हैं, यह अलायंसेस क्या कर रही थी आपस में, यूरोप के बाहरी क्षेत्रों में भी क्या कर रही थी, ये लड़ रही थी अपने वर्चस्व को स्थापित करने के लिए, अपनी ज़मीन को बचाने के लिए। परंतु मैं जब बात करता हूँ आपको इस तरीके की, आपको युद्ध की, वर्ल्ड वार की, तो हमेशा याद रखना कोई भी देश, ठीक है, वर्ल्ड वार अगर वो लड़ रहा है या फिर युद्ध लड़ रहा है तो दो तरीके की युद्ध में वो क्या होता है, शामिल होता है, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। ठीक है, अगर आप वर्ल्ड वार वन की बात कर रहे हो तो वर्ल्ड वार वन के टाइम पर आपको क्या थे, बहुत सारे देश उस वक्त अपने देशों में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेवोल्यूशन से जूझ रहे थे और एक्सटर्नल लेवल पर वो क्या कर रहे थे, ऐसे युद्ध लड़ रहे थे दूसरे देशों से। तो रशिया उनमें से एक था। ठीक है, रशिया में क्या चल रहा था, रशियन रेवोल्यूशंस भी चल रहे थे और रशिया एक्सटर्नल लेवल पर क्या था, युद्ध लड़ भी रहा था। बात करते हैं रशिया की, तो रशिया में आप देखोगे क्या, स्टार्टिंग में इनिशियल सपोर्ट क्या था, जार को, राजा को लोगों द्वारा मिला। क्योंकि जब अगर देश दूसरे देश के खिलाफ लड़ रहा है तो बेसिकली अगर देश होगा ही नहीं तो लोग होंगे नहीं, लोग होंगे नहीं तो डेमोक्रेसी, कम्युनिस्ट पार्टी, इस तरह की आइडियोलॉजी होगी नहीं। ठीक है, तो पहले हमारे जो क्या होती है यहाँ पर चिंता होया कि देश अगर खतरे में तो देश के लिए लड़ना चाहिए। तो रशिया में भी सेम चीज़ देखी गई, सेम पैटर्न देखा गया कि इनिशियल सपोर्ट लोगों का मिला। ठीक है, इनिशियल सपोर्ट लोगों ने अपने जार को दिया, पर जार ने क्या किया, आपको जो डीमा थी वहाँ पर जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनसे उन लोगों ने क्या कर दिया, कंसल्ट करने से रिफ्यूज़ कर दिया। इट मीन्स दैट जार ने क्या किया, पूरी की पूरी जो कंट्रोल थी, पूरी की पूरी जो पावर थी, जो भी डिसीजन मेकिंग की पावर्स थी, वो अपने हाथ में उसने ले लिए और ड्यूमा से, रिप्रेजेंटेटिव से, अदर लीडर्स से उन्होंने डिस्कस करना इसे सही नहीं समझा। ठीक है, इसकी वजह से जो सपोर्ट्स थे वो काफ़ी ज़्यादा थिन हो गए, गिरे इस वक्त। ठीक है, और रशिया को इसका खामियाजा आगे देखोगे आप किस तरीके से चुकाना पड़ा। देखिए, युद्ध के समय में क्या हो रहा था कि कुछ एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स जो थे आपको रशिया में काफ़ी तेज़ी से फैल रहे थे, स्प्रेड कर रहे थे। एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स क्यों? क्योंकि देखिए, जर्मनी क्या है, हमारा सेंट्रल पावर का हिस्सा है। ठीक है, रशिया हमारा अलाइज पावर का हिस्सा है। ठीक है, अब बोलोगे कि एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स उनके देश में कैसे फैल रहे थे? बिल्कुल, आप देखोगे वहाँ पर एक बहुत ही क्या है आपका उस वक्त का बहुत बड़ा शहर सेंट पीटर्सबर्ग, जहाँ बहुत सारे इंडस्ट्रीज भी हुआ करते थे। ठीक है, और बहुत ज़्यादा आपको गवर्नमेंट ऑफिसेज भी यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ये सेंट पीटर्सबर्ग एक क्या था, जर्मन नेम था। सेंट पीटर्सबर्ग जो था वो आपको रशिया का एक शहर था, बहुत बड़ा शहर था, और ये सेंट पीटर्सबर्ग एक जर्मन नाम था। ठीक है, लोगों कि जो जर्मन सेंटिमेंट्स क्या हो रहे थे, एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स उन लोगों ने उनके जो हो रहे थे वो चाह रहे थे कि ये नाम को बदलकर एक रशियन नाम दिया जाए। ठीक है, तो बाद में उन लोगों ने क्या किया, सेंट पीटर्सबर्ग को बदल के उस शहर का नाम आपको पेट्रोग्राद कर दिया गया। नेक्स्ट वीडियो में मैं पेट्रोग्राद के बारे में बात करूंगा। बस आपको ये जानना है कि जो एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स स्प्रेड कर रहे थे, तेजी से फैल रहे थे पूरे जर्मनी में, उसने क्या किया, आपको सेंट पीटर्सबर्ग शहर का नाम चेंज करके पेट्रोग्राद कर दिया। नेक्स्ट हमारा है जारीना अलेक्जेंड्रा। अगर जार है तो जारीना होंगी, यानी राजा है तो रानी होंगी। तो जो रानी थी अलेक्जेंड्रा, वो भी कौन थी, एक जर्मन ओरिजिन थी। जर्मन ओरिजिन मतलब जर्मनी से ही वो बिलोंग करती थी। राजा भले रशिया के थे पर रानी हमारी जो थी वो क्या थी, आपको रशिया की, जर्मनी की थी।
और आप देखोगे इनके एक एडवाइज़र थे जिनको काफ़ी पुअर एडवाइज़र कहा गया, जिनका नाम था रासपुतीन। ठीक है, क्लियर है? ओके। तो समहाउ लोगों में एक सेंटिमेंट्स ये भी था कि रानी जो है हमारी क्या है, जर्मनी की हैं, ठीक है, राजा जो है रशिया के हैं, ठीक है। तो ये थोड़े बहुत लोग इस तरीके से क्या करते हैं, मतलब उस चीज़ को हजम नहीं कर पा रहे थे। ठीक, समझ पा रहे हो? ओके। और यहाँ पर भी कुछ चीज़ें आप देखोगे क्या कि लोगों के सेंटिमेंट्स इन सारी चीज़ों से थोड़े बहुत हट हो रहे थे। अब रशिया क्या कर रहा था, दो फ्रंट्स पर वॉर लड़ रहा था। एक था हमारा ईस्टर्न फ्रंट और दूसरा था हमारा वेस्टर्न फ्रंट। ओके। अगर वेस्टर्न और ईस्टर्न फ्रंट की बात करोगे तो देखिए, वेस्टर्न फ्रंट की तरफ चले जाओगे तो फ्रांस की तरफ आप चले जाओगे, ठीक है। उधर जो लैंड्स थे काफ़ी ज़्यादा क्या थे, आपको ट्रेंचेस और इन सब चीज़ों से, खाई वाई से, इन सारी चीज़ों से भरे पड़े थे। वहाँ रशियन आर्मी को काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ रही थी। अगर आप ईस्टर्न फ्रंट की तरफ बात करोगे तो ईस्टर्न फ्रंट्स में वो क्या कर रहे थे, डायरेक्टली आपको ऑस्ट्रिया, जर्मनी से, इनसे भिड़ रहे थे, ठीक है। और ईस्टर्न फ्रंट में उन्हें काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हुआ रशियन आर्मी को। आप देखोगे कि रशियन आर्मी क्या होती है, जर्मनी से और ऑस्ट्रिया से 1914-1916 के बीच में हार जाती है, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा सेटबैक था पूरी रशियन आर्मी के लिए कि वो रशियन आर्मी क्या हो जा रही है, आपको जर्मन और ऑस्ट्रिया से हार जा रही है। अब मैं सेटबैक क्यों कह रहा हूँ, या फिर आप इस चीज़ को ऐसा बोल सकते हो कि डिफीट जो थी रशियन आर्मी की, ओके, और जर्मनी और ऑस्ट्रिया के हाथों, ये काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग थी और डेमोराइजिंग थी, ओके। क्योंकि रशियन आर्मी उस वक्त की पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी आर्मी थी, और इस आर्मी को अगर कोई हरा देता है तो जाहिर सी बात है उनके देश में उनके देश के लोग डेमोरलाइज फील करेंगे, ठीक है। और उनके लिए भी शौक की बात होगी कि इतनी बड़ी आर्मी होने के बाद भी क्या है, हम हार जा रहे हैं, ओके। तो ये काफ़ी ज़्यादा क्या था, चिंता का विषय था उस वक्त रशियन आर्मी के लिए या फिर रशिया के लिए। और आगे बढ़ते हुए बात करेंगे क्या, देखिए रशियन आर्मी उस वक्त क्या थी ना, एक अलग नाम से जानी जाती थी। जैसे आप जानोगे रशियन स्टेम रोलर, उनकी ह्यूज आर्मी की कैपेसिटी या फिर ह्यूज आर्मी की वजह से उसे यह क्या था, नाम मिला हुआ था, ठीक है। जहाँ जाते वो मतलब एक तरीके से उनकी जो सोल्जर्स की संख्या थी उसकी वजह से आपको लोग क्या होते थे, खौफ खाते थे, डरते थे। आगे बढ़ते और बात करते हैं 1917 तक रशिया में आप देखोगे 7 मिलियन के आसपास क्या थी, आपको कैजुअलिटीज़ हो चुकी थी। और इस कैजुअलिटी की वजह से काफ़ी ज़्यादा आप कहोगे कि प्रॉब्लम्स भी आपको रशिया के विभिन्न क्षेत्रों में देखने को मिल रही थी। क्योंकि पॉपुलेशन आपका क्या होता है, जब गिरता है तो पॉपुलेशन गिरने की वजह से आपके पास क्या होते हैं, लोग थोड़े कम होते हैं, ठीक है। या फिर पॉपुलेशन वो किल्ड होने की वजह से हो या फिर वुंड होने की वजह से, यानी उसे अगर चोट लगी हो, घायल हो, तब भी वो काम करने के लायक नहीं होंगे। देखिए जब रशिया को ऑस्ट्रिया जर्मनी में हार मिला, ओके, 1914-16 के आसपास जब वो हारी तो क्या उसकी आर्मी वापस लौटने लगी, ऑस्ट्रिया जर्मनी से उसकी आर्मी क्या करने लगी, रशिया की तरफ वापस लौटने लगी। इसे हम रिट्रीट करना कहते हैं। तो जब वो रिट्रीट करने लगी रशियन आर्मी रशिया की तरफ फिर वापस, तो आप देखोगे उन लोगों ने रास्ते में पड़ने वाले जितने भी क्रॉप्स थे, खेतों में उगे जितने भी अनाज थे, इसके साथ साथ जितने भी बिल्डिंग्स आप देखोगे, ठीक है, पानी, कुछ भी, ये जो जितनी भी सारी चीज़ें जो सर्वाइवल के लिए क्या होते हैं, हमारे नीड होती है, जरूरत होती है, उन सारी चीज़ों को उन्होंने डिस्ट्रॉय करना चालू कर दिया। हमारा सवाल उठता है क्यों, आखिर रशियन आर्मी, ठीक है, ऑस्ट्रिया और जर्मनी से हारने के बाद रशियन आर्मी जब अपने देश वापस लौट रही होती है तो ऐसा क्यों कर रही है, वो ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि ऑस्ट्रिया और जर्मनी की जो आर्मी है फिर उनका पीछा ना कर सके, ठीक है। ये एक आपको कह सकते हो स्ट्रैटेजी होती है आर्मी में, या फिर डिफेंस की एक स्ट्रैटेजी है जहां पर आप क्या करते हो, जो सर्वाइवल के लिए जितनी भी चीज़ें हैं उसी को खराब कर देते हो, लैंड खराब कर देते हो, वहाँ पर उग रहे क्रॉप्स को आप क्या कर देते हो, खराब कर देते हो। रहने के लिए जो आपको कह सकते हो बिल्डिंग्स हैं, घर हैं, उनको आप तोड़ फोड़ देते हो, ठीक है। पानी में क्या कर देते हैं, जहर डाल देते हैं, ठीक है। बेसिकली इसको हम लोग स्कॉज्ड पॉलिसी कहते हैं, स्कॉज्ड स्ट्रैटेजी कहते हैं। इसे मैं कभी आपको अच्छे से समझाऊंगा, बताऊंगा। हम क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर एरिया के एटमॉस्फेयर को, ठीक है, वहाँ पर रहे जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं ताकि उस रीजन में आपको जो हमारी एनिमी के आर्मी है उसको क्या हो, काफ़ी प्रॉब्लम हो, सर्वाइवल करना मुश्किल हो, वो वापस भाग जाए या फिर वहीं पर मर जाए, ठीक है। तो एक तरह की पॉलिसी है। तो रशियन आर्मी ने भी सेम यही चीज़ किया, परंतु
अनफेवरेबल जो ये क्या कर रहे थे, आपको सिचुएशंस क्रिएट कर रहे थे। अनफेवरेबल ये जो लैंड्स बना रहे थे, अनकल्टिवेटेड, सॉरी आप देखोगे क्या, आप फर्टिलाइज लैंड को आप जब अनफर्टाइल करते हो, ठीक है, तो इसका खामियाजा आपके देश के नागरिकों को भी होगा, ठीक है। तो ऐसा करने की वजह से उनके देश में लगभग आप देखोगे 3 मिलियन के आसपास रेफ्यूजीज क्या हो गए। ओके, पूरे रशिया में आप देखोगे खासकर इसकी वजह से क्या हुआ, रेफ्यूजीज की संख्या बढ़ गई और इनकी संख्या अराउंड आपको 3 मिलियन के आसपास आपको देखने को मिली, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या हुआ ना, पूरे रशिया में समहाउ आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। जार जो लोगों ने जार को क्या ठहराया, रिस्पॉन्सिबल ठहराया। उन्होंने कहा कि जार यानी राजा क्या है, इन सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और जो सोल्जर्स थे वो भी क्या कह रहे थे, वो अब युद्ध नहीं लड़ना चाहते, ठीक है, क्लियर हो क्या। सोल्जर्स इस बात से डिनाई कर रहे थे कि वो युद्ध लड़ने जाना चाहते हैं, ठीक है, क्लियर है, वो युद्ध लड़ना नहीं चाहते थे। इसके इन जो इम्पैक्ट्स की बात कर लेते हैं। इसके इम्पैक्ट्स आपको इंडस्ट्री के ऊपर भी हमें क्या हुए देखने को मिले। पहली चीज़ तो ये कि सेंट पीटर्सबर्ग, मॉस्को जैसा जो शहर था रशिया का, वहाँ पर आप देखोगे कुछ फ्यू इंडस्ट्री ही क्या थी आपको देखने को मिलेंगी। और जो कुछ ही इंडस्ट्री थी, उस कुछ इंडस्ट्री भी क्या कर रही थी, वो कोलैप्स कर रही थी। कोलैप्स क्यों कर रही थी मैं आपको बताता हूँ। देखिए इंडस्ट्रीज कैसे चलती हैं, चलने के लिए 2-3 चीज़ें चाहिए। एक पहला लेबर, ठीक है, ओके। दूसरा क्या है आपका डिमांड अगर मार्केट में नहीं है तो वो इंडस्ट्री नहीं चलेगी। तीसरी चीज़ की अगर आप बात कर लो तो तीसरी चीज़ में आप डाल सकते हो क्या, इक्विपमेंट्स या फिर आप डाल सकते हो रॉ मटेरियल्स, ओके। तो देखोगे ये सारी चीज़ें क्या हो रही थी उस वक्त, इनकी शॉर्टेज पड़ने की वजह से इंडस्ट्रीज रशिया में काफ़ी तेज़ी से बंद हो रही थी। देखिए पहले हम बात करेंगे रॉ मटेरियल्स की। रॉ मटेरियल्स की क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि आपको अगर इस तरीके से देखोगे, इधर आपका यूरोप है या फिर आप इसको जर्मनी देखते हो, ऑस्ट्रिया देखते हो और इधर रशिया देखते हो, तो बीच में एक हमारे आपको सी आती है जिसको हम कहते हैं बाल्टिक सी, ठीक है। बाल्टिक सी से क्या होता था ना, आपको सप्लाईज जाती थी रशिया में, ठीक है, रॉ मटेरियल की सप्लाईज। वो रॉ मटेरियल की सप्लाईज हो या फिर इक्विपमेंट्स की सप्लाईज हो, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स जो हैं, ठीक है, बड़े बड़े इक्विपमेंट्स हो, लोहे हों, रेलवे की ट्रैक्स हों, ओके, या फिर इंडस्ट्री की बहुत बड़ी बड़ी मशीनें हों, वो क्या होती थी, बाल्टिक सी की मदद से यूरोप की तरफ से रशिया में पहुंचाई जाती थी। परंतु इस युद्ध होने की वजह से आपको जर्मनी ने क्या किया, बाल्टिक सी के जो रूट्स थे उसको ब्लॉक कर दिया। अब जब कोई रूट ब्लॉक होता है तो जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन होती है वो उससे क्या होती है, हैम्पर होती है, उससे वो नुकसान उसको पहुंचता है, ठीक है। बेसिकली सेम चीज़ यहाँ पर भी हुई, ठीक है। रॉ मटेरियल का आना बंद हो गया, इक्विपमेंट्स का आना बंद हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए लेबर की शॉर्टेज कैसे पड़ी। लेबर की शॉर्टेज यूं पड़ी क्योंकि देखिए मैक्सिमम जो मेंस थे आपको कहाँ पर, रशिया में, जो एबल बॉडी थे, एबल बॉडी मतलब जो स्वस्थ शरीर है, ठीक है, जो स्वस्थ दिमाग है, उसको क्या थी, आपको रशियन आर्मी में काफ़ी तेज़ी से भर्ती किया जा रहा था ताकि वो उनसे युद्ध लड़वाया जा सके और युद्ध में अपनी संख्या वो बढ़ा सके, दबदबा बना सके। तो ऐसे बॉडीज को जब आप क्या करते हो, एक युवा को उठा करके आप युद्ध में ढकेल देते हो, तो वो युवा आपके देश में क्या योगदान दे रहा है, सिर्फ युद्ध लड़ रहा है। परंतु अगर आप इंडस्ट्री चलवाना चाहते हो वहाँ पर भी तो लेबर की आपको आवश्यकता पड़ेगी, तो वहाँ की लेबर शॉर्टेज आपको काफ़ी ज़्यादा इसकी वजह से देखने को मिली। यानी जो आपको मेन थे वो क्या कर रहे थे, वॉर पर जा रहे थे, काफ़ी तेजी से उनको वॉर पर भेजा जा रहा था, पकड़ पकड़ कर उन्हें भर्ती किया जा रहा था, तो लेबर की शॉर्टेज हो गई। और उसके बाद आता है हमारा क्या, डिमांड। अब जब युद्ध होता है ना तो इकोनॉमी की क्राइसिस बहुत ही ज़्यादा कॉमन है किसी भी देश के लिए, बहुत से बड़ी भी देश क्यों ना हो और छोटी से छोटी देश क्यों ना हो, इकोनॉमी के ऊपर उनका वार का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर, ओके, ठीक है। जैसे वर्ल्ड वार 1 के बाद आप देखोगे इकोनॉमिकल इम्पैक्ट बहुत सारे देशों पर हुए, एक जर्मनी पर सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल इम्पैक्ट हुआ, वहाँ हाइपर इन्फ्लेशन जैसी परिस्थितियाँ आ गई। हाइपर इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको बताऊंगा चैप्टर 3 में, यानी नेक्स्ट चैप्टर जब मैं हिटलर पढ़ाऊंगा आपको, तो ठीक है। आगे बढ़ते बात करते हैं। तो मैंने क्या बोला आपने देखा कि इंडस्ट्रीज क्या होगी, कोलैप्स हो गई। क्यों कोलैप्स हो गई, लेबर की शॉर्टेज की वजह से, डिमांड्स के रिडक्शंस की वजह से, इक्विपमेंट्स की जो सप्लाई होती थी रेगुलर बेसिस पर, जो हमारे मशीन्स
बदले जाते थे, ठीक है, उनके शॉर्टेज की वजह से और रॉ मटेरियल्स की शॉर्टेज की वजह से, ठीक है। तो ये जो स्कैसिटी थी, इसकी वजह से एक और स्कैसिटी पूरे रशिया में फैल गई, जिसको हम लोगों ने कहा फूड स्कैसिटी, ठीक है। फूड स्कैसिटी क्या हो गई, रशिया में काफी ज्यादा फैल गई। अब फूड स्कैसिटी फैलने की वजह इसके पीछे क्या थी कि जितने भी फूड्स थे ना, उनको आर्मी के लिए क्या किया जा रहा था, भेजा जा रहा था, आर्मी को फीड किया जा रहा था। यानी आपके देश की आर्मी या फिर आपका देश युद्ध में शामिल है, तो वहाँ पर जो लड़ने वाले जो युवा हैं, सोल्जर्स हैं, उनको लगातार क्या मिलने चाहिए, आपको फूड्स मिलने चाहिए, रॉ मटेरियल्स मिलना चाहिए, ताकि वो युद्ध में क्या है बने रहें और अपने देश के लिए लड़ते रहें। तो जितने भी प्रोडक्शंस हो रहे थे उस वक्त रशिया के विभिन्न क्षेत्रों में, इन क्रॉप्स प्रोडक्शन में मैक्सिमम हिस्सा आपको बॉर्डर पर भेज दिया जा रहा था, ऐसे युवाओं के लिए या ऐसे सोल्जर्स के लिए, ठीक है। तो देश में भी फूड की स्कैसिटी बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई। दूसरी चीज़, रशिया की पॉपुलेशन की वजह से भी ये फूड स्कैसिटी वहाँ लोग फेस कर रहे थे। और 1916 और 17 के आसपास आते आते आप देखोगे क्या कि रशिया की ब्रेड की दुकानों में काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो गया क्या, रैयट्स, ठीक है। एक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर आपकी किताब में भी ये है रैयट्स, ठीक है। रैयट्स किसे कहते हैं, बेसिकली आप इस तरीके से कह सकते हो कि आपस में लड़ाई करना, लूटपाट, ठीक है, और कह सकते हो किसी पर्टिकुलर ब्रेड्स और खाने वाली चीज़ों के लिए चोरी हिंसा का बढ़ना, इसे हम रैयट्स कह सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपने अभी तक क्या समझा कि वर्ल्ड वार 1 की वजह से रशिया क्या था, एक्सटर्नली तो प्रभावित था ही, अफेक्टेड था ही, आप देखोगे वो इंटरनली भी काफ़ी ज़्यादा आपको इस पर इम्पैक्ट्स पड़ रहे थे। इस वक्त रशियन रेवोल्यूशन भी चल रहे थे, तो रशियन रेवोल्यूशन का भी कुछ इम्पैक्ट्स इसके ऊपर देखने को मिल रहा था, ठीक है, समझ पा रहे हो। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो इस पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से मैंने आपको दी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।